गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा था और पॉलिटी में हमारी ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 5th क्लास है। जिस बच्चे ने पहली 4 क्लासेस नहीं देखी हैं पहले वो देख लेना, ताकि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आए। ओके, तो लास्ट क्लास में हम विधायिका लेजिस्लेचर पढ़ रहे थे और लेजिस्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया था। मोटा मोटा हमने देख लिया था कि हमारे देश में लेजिस्लेचर कैसे काम करती है, कैसी लेजिस्लेचर का हमारे देश में स्ट्रक्चर है। आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं। एक वो हु फ्रेम लॉज, जो कानून बनाती है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं, वो हमने पढ़ लिया। दूसरी संस्था वो जो कानूनों को लागू करती है, that who implement the laws, that is executive, कार्यपालिका। और तीसरी संस्था वो जो कानूनों की रक्षा करती है या समीक्षा करती है, who protect the laws, that is judiciary, न्यायपालिका। तो लेजिस्लेचर हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हम करेंगे एग्जीक्यूटिव। देखिए, और ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव जो है वो डबल है, 2 कार्यपालिका है। उसका मतलब क्या है 2 कार्यपालिका का, कि राज्यों की अपनी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिकाएं हैं, और भारत की अपनी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, मतलब 2 कार्यपालिका, 2 कार्यपालिकाएं हैं, राज्य की अलग और भारत की अलग। और दूसरी बात ये कि ये जो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका या भारत की कार्यपालिका है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये एक दूसरे के नीचे काम नहीं करती। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज एग्जीक्यूटिव का। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कैसी है हमारे भारत में? कार्यपालिका डबल एग्जीक्यूटिव। कौन कौन सी डबल? यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। मतलब संघ की, केंद्र की, भारत की। संघ, केंद्र या भारत एक ही बात है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका और दूसरी तरफ राज्यों की कार्यपालिका। अब हमें यह देखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन होता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन होता है। बस इतना सा हमें आज देखना है। बाकी डिटेल से जब हम ये पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तब करेंगे। आज हमें बस स्ट्रक्चर देखना है बेसिक सा कि कैसा होता है। तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव होती है, चाहे वो भारत की हो चाहे राज्यों की हो, वो 2 होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में कौन लोग आते हैं? परमानेंट में ये लगा के चलो मोस्टली गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग। जैसे आप सरकारी नौकरी लग के जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, है ना। और एक एग्जीक्यूटिव ऐसी होती है अस्थायी, जो समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका की। तो संघ की कार्यपालिका स्थायी और अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में कौन आएगा? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, जो एक बार सर्विस पर लग गए तो परमानेंट, जब तक वो रिटायर नहीं होते, 58 साल या 60 साल जो भी उम्र है अलग अलग के लिए। ठीक है, दूसरी है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। ये देखो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमें नहीं पढ़नी होती। ठीक है, हमें पढ़ना होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, ये हमारे सिलेबस में होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो भारत की यूनियन की टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, हर 5 साल के बाद बदल जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ये भी बदलते रहते हैं। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, ठीक है, ये भी बदलते रहते हैं। कैग मतलब जो भी टेम्परेरी अस्थायी कार्यपालिका है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये हमारे सिलेबस में है। हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ना है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या पढ़ेंगे हम? प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, पीएम पढ़ेंगे, पीएम के मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। आया स्ट्रक्चर समझ में कि भारत की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव में टेम्परेरी और परमानेंट हमें स्टडी नहीं करना। टेम्परेरी में ये लोग होते हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, राज्यों की कार्यपालिका। अब राज्यों की कार्यपालिका भी ऐसे ही होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जो हमें स्टडी नहीं करने। हमें क्या पढ़ना है? अस्थायी कार्यपालिका, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। इसमें कौन होता है? सेंटर में कौन होता है? प्रेसिडेंट। स्टेट में कौन होगा? गवर्नर। सेंटर में कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्टेट में कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, सेंटर में प्रधानमंत्री के मिनिस्टर्स
और स्टेट में मुख्यमंत्री के मंत्री, है ना। तो ये चीजें हमें डिटेल से पढ़नी है, ये चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे हम आज से। ये तो अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है कि हमारा देश कैसे चल रहा है, कैसे कैसे संस्थाएं काम करती हैं। जैसे ही आपके दिमाग में अब ये सेट हो गया होगा कि संस्थाएं कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे आज से, ठीक है। तो क्या एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्लियर है? ओके। तो अब बात करते हैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो हमारे देश में डबल नहीं है। कैसी है? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। और उसमें भी इसका मतलब क्या है एकीकृत न्यायपालिका का? इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये सब एक ही सीडी है ना, एक सीडी की तरह है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या था कि भारत की एग्जीक्यूटिव या भारत की लेजिस्लेचर और राज्य की एग्जीक्यूटिव या राज्य की लेजिस्लेचर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के नीचे काम नहीं करती, ठीक है। लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि भारत की अपनी अलग जुडिशरी हो, राज्यों की अपनी अलग जुडिशरी हो। जुडिशरी में, न्यायपालिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यायपालिका में तो सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये हमें डिटेल से पढ़ने हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अब कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडरस्टूड? क्या आपको देश का बेसिक स्ट्रक्चर आया समझ में? ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आज से, संविधान। तो सबसे पहले ये कि संविधान में हमें पढ़ना क्या है, संविधान होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने डिटेल से बता दिया था, एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूं। जैसे आपकी किसी भी 9th 10th 11th 12th में जो बुक थी, बुक में क्या होता है, सबसे आगे इंडेक्स, उसके बाद आपकी यूनिट्स और उसके लास्ट में कुछ समरी टाइप कुछ पेजेस होते हैं, टेबल समरी, है ना, ऐसी होती है आपकी बुक। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऐसी ही बुक है, उसमें सबसे आगे क्या होना चाहिए, इंडेक्स, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स टाइप है उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि बुक का इंडेक्स है एक तरीके का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्ट्स, भाग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपकी बुक में समरी टाइप होता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में क्या होता है, शेड्यूल्स, अनुसूचियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग, पार्ट्स। देखो पार्ट्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं, ठीक है। पहले 22 भाग थे, आज 25 भाग हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहला भाग क्या रहा होगा, पार्ट नंबर 1, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके लास्ट वाला भाग क्या रहा होगा, पार्ट नंबर 22। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो 22 भाग थे, उनके नंबर क्या थे, 1 से लेकर 22 तक। लेकिन आज 22 नहीं, कितने भाग हैं, 25। लेकिन नंबर आज भी 1 से 22 तक है। सर ये कैसे पॉसिबल है, नंबर आज भी 22 तक है, नंबर पहले भी 22 तक थे, पहले 22 भाग थे तो आज 25 कैसे हो गए जब नंबर 1 से 22 तक है? तो ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि बीच में जो पार्ट इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे बीच में एक पार्ट लगाया गया, जैसे पार्ट नंबर 1 था, 2 था, उसके बाद 3, उसके बाद 4 के बाद पार्ट नंबर 5 था, लेकिन बीच में एक पार्ट इंसर्ट किया गया जिसे नाम दे दिया गया पार्ट 4A, भाग 4A, ठीक है। ऐसे ही बीच में भाग 9A 9B ऐसे करके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ठीक है। तो ध्यान रखने की बात यह है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 22 तक है, ठीक है। पहले ये 22 थे, अब ये टोटल 25 है, बीच में इंट्रोड्यूस किए गए जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। भाग नंबर आज भी 1 से 22 तक है, अंडरस्टूड। इसके बाद जो भाग है, ये जो 22 या 25 भाग कहे हम, ये भाग हैं, इनको डिवाइड किया गया है आर्टिकल्स में। किसमें? आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में।
आर्टिकल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है क्लोज में, मतलब खंड, और क्लोज को फर्दर डिवाइड किया गया सब क्लोज में, मतलब उपखंडों में। ठीक है, अब समझते हैं हम ये आर्टिकल, क्लोज और सब क्लोज ये क्या है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 395 तक कुल 395 आर्टिकल थे। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395, और नंबर क्या था, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 395 तक। आज कितने आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 470 आर्टिकल है, 470। ये ना अमेंड होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। आज के दिन कितने हैं, 470, लेकिन संख्या आज भी यही है। आर्टिकल नंबर 1 पहला आर्टिकल और लास्ट वाला आर्टिकल आर्टिकल नंबर 395 है। ठीक है, फिर ये 470 संख्या कैसे हो गई, क्योंकि बीच में जो आर्टिकल लगाए, ठीक है, जैसे बीच में आर्टिकल लगाया, आर्टिकल नंबर 21 के बाद एक आर्टिकल लगाया, आर्टिकल 21A आया समझ में, तो 470 ये नंबर कैसे पहुंच गया। आर्टिकल नंबर आज भी लास्ट क्या है, 395, ठीक है, लेकिन बीच में आर्टिकल इंसर्ट कर दिए गए और उनको कैसे नंबर दिया गया, जैसे आर्टिकल 21A, बीच में जैसे आर्टिकल 39 था, एक आर्टिकल 40 था, इसके बीच में आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया तो क्या नाम रखा, आर्टिकल 39A। ठीक है, ऐसे लगाए गए आर्टिकल। आया समझ में कैसे 470 तक पहुंच गए। संख्या आज भी लास्ट वाले की क्या है, आर्टिकल नंबर 395 है लास्ट आर्टिकल। अंडरस्टूड, ओके। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए आर्टिकल, उसके बाद क्लोज। ठीक है, क्लोज क्या होती है, एक जो आर्टिकल है, एक जो अनुच्छेद है, उसमें 4-5 बातें कही गई हो, ठीक है, तो उसको बांट दिया गया क्लोज में। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आर्टिकल 19, जैसे देखो ध्यान से समझना है, आर्टिकल 19, अब अगर हम क्लोज लिखेंगे आर्टिकल 19 क्लोज 1, तो ऐसे लिखा जाएगा आर्टिकल 19 क्लोज 1, ठीक है, ब्रैकेट में 1, इसको कहते हैं क्लोज। ठीक है, अब देखो डिफरेंस समझना है, जैसे मैंने लिखा आर्टिकल 21, तो ये तो क्या है, आर्टिकल 21, जैसे मैंने लिखा आर्टिकल 21 और बड़ा ए, ठीक है, अल्फाबेट बड़ा अल्फाबेट है ना, अपर केस में है ए, आर्टिकल 21A, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 कोई अलग आर्टिकल है और आर्टिकल 21A कोई अलग आर्टिकल है। आया समझ में। और क्लोज क्या होगा, क्लोज में क्या होगा, जैसे इसमें मैं आगे लिखूं, अगर मान लिया कोई क्लोज इसका लिखना हो तो कैसे मिलेगा इसका, आर्टिकल 21 क्लोज, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, छोटा ए, लोअर केस में ए मिलेगा, है ना, छोटा अल्फाबेट मिलेगा ए। इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्टिकल 21 क्लोज ए है, ये आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है, और जैसे ही हम आर्टिकल 21 बड़ा ए लिखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये अलग आर्टिकल है और ये अलग आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 21 कोई अलग आर्टिकल और आर्टिकल 21A कोई अलग आर्टिकल है। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट में हम छोटा ए लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। आया समझ में। ठीक है, अब जैसे इसका प्रॉपर एग्जांपल तो है आर्टिकल 51, जैसे आर्टिकल 51 और एक आर्टिकल 51A, तो आर्टिकल 51 तो आर्टिकल 51 है कोई, और आर्टिकल 51A ये अलग आर्टिकल, आर्टिकल 51 से। ठीक है, इसके बाद अगर इसका क्लोज लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, आर्टिकल 51A क्लोज ए, आर्टिकल 51A क्लोज बी। ठीक है, मतलब क्लोज को ब्रैकेट में लिखा जाता है। अंडरस्टूड, क्लोज समझ में आया, खंड। उसके बाद सब क्लोज, उपखंड। उपखंड क्या होते हैं कि जैसे एक आर्टिकल को कई क्लोज में बांटा और एक क्लोज को भी कई आगे फर्दर बांटना हो तो उसे कहेंगे हम सब क्लोज। जैसे आर्टिकल 19 ये क्या है, क्लोज 1, ऐसे ही आर्टिकल 19 क्लोज 2, ऐसे ही आगे आर्टिकल 19 क्लोज 3, ऐसे आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल 19(1) में वो 6-7 बातें कहना चाहता है। ठीक है, तो कैसे कहेगा, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी,
आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी। आया कुछ समझ में? क्लोज और सब क्लोज क्या होता है, खंड और उपखंड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल 39 क्लोज ए और ये क्या है आर्टिकल 39 ए, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 39 उसका क्लोज ए और इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 39 ए है। मतलब ये आर्टिकल 39 क्लोज ए का मतलब ये है कि आर्टिकल 39 का हिस्सा है ये, लेकिन 39 ए आर्टिकल जो है ये अपने आप में अलग आर्टिकल है, इसका 39 से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 ए होता क्या है, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 क्लोज ए होता क्या है, क्या लिखा हुआ आर्टिकल 39 क्लोज ए में कि राज्य सभी के लिए आजीविका का प्रबंध करेगा, मतलब कमाने खाने का बंदोबस्त करेगा, ठीक है, लिवलीहुड का मैनेजमेंट करेगा। राज्य सभी के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए आजीविका का प्रबंध करेगा। और ये आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 ए ये क्या था, आर्टिकल 39 क्लोज है जो कहता है राज्य स्त्री या पुरुष सभी के लिए आजीविका का प्रबंध करेगा। लेकिन आर्टिकल 39 ए ये क्या कहता है, ये कहता है सभी को फ्री निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, सभी को निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। आया समझ में फर्क, फ्री लीगल एड। तो क्या आप समझ गए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, भाग है, भाग आर्टिकल्स में डिवाइड है, आर्टिकल्स क्लोज में, क्लोज सब क्लोज में, ठीक है। अब हमें ये आर्टिकल ही पढ़ने हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुसूची, शेड्यूल्स, शेड्यूल्स की। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी, अनुसूची नंबर 1 से लेकर अनुसूची नंबर 8 तक। लेकिन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 नहीं, कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। और इनका नंबर क्या है, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक, ठीक है। पहले 8 शेड्यूल थे, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 8 तक। आज 12 शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर और आखिरी क्या है, शेड्यूल नंबर 12, ठीक है। आया समझ में? तो अब आपको ये समझ आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। पहले हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से, प्रीएम्बल से काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम एक एक भाग पढ़ना शुरू करेंगे, 25 भाग हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे शेड्यूल, अंडरस्टूड? तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रीएम्बल, करें स्टार्ट। प्रीएम्बल, प्रस्तावना। सबसे पहली बात तो ये कि प्रीएम्बल का हिंदी में मीनिंग होता है प्रस्तावना, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा हुआ है उद्देशिका। क्या लिखा हुआ है, उद्देशिका। इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना वर्ड नहीं है। इंग्लिश में तो प्रीएम्बल लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है उद्देशिका। तो ऐसा क्यों है, पहले तो यही समझते हैं। देखो क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा बहस हुई, ठीक है, काफी चर्चा हुई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव मोशन लेकर के आए, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। क्या लेकर के आए, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। और इस प्रस्ताव में क्या था, इस प्रस्ताव में मोटा मोटी ये बात थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। आया समझ में? ये कब लेकर के आए थे, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव मोशन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव मोशन से कि ऑब्जेक्टिव मोशन किसने प्रेजेंट किया। तो किसने प्रेजेंट किया ऑब्जेक्टिव मोशन, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946 को। और ऑब्जेक्टिव मोशन था क्या
कि उसमें ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कैसा सा होगा। ठीक है, आया समझ में। और इस ऑब्जेक्टिव मोशन को ठीक है 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया, मतलब मान लिया गया। संविधान सभा ने ये मान लिया कि चलो ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें जो लिखा हुआ है ऐसा ऐसा सा हम संविधान तैयार करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव मोशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए और जिसको संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, प्रीएम्बल या प्रस्तावना होता क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, मतलब इंडेक्स ही तो होता है एक तरीके का। और ऑब्जेक्टिव मोशन क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये भी एक तरीके का इंडेक्स ही था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। ठीक है, कैसा बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या क्या होगा, वो किसमें बताया गया था, ऑब्जेक्टिव मोशन में। तो अब बताओ, प्रीएम्बल तो इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव नाम था, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इसलिए हिंदी में लिख दिया गया उद्देश्य। उद्देश्य से बना उद्देशिका। आया समझ में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी में प्रस्तावना की जगह उद्देशिका वर्ड है, जो कहां से आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के कारण इसको सम्मान देने के लिए उद्देश्य से बना दिया उद्देशिका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिटेल से अपने क्लास स्टार्ट कर देंगे, प्रस्तावना हम पढ़ना शुरू कर देंगे और एक एक करके आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।